आता हूँ राकेश जी आपके पास। मजहर आलम साहब ने बात की जी और खुलकर बात की। दरअसल बात लोकतंत्र को बचाने की है। बात जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, आजादी से सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, अब ये प्रश्न है। यहां पर राहुल को आप निशाना बना सकते हैं, डेफेमेशन, देश का अपमान बता सकते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि लोकतंत्र के कुछ स्तंभ भी हैं और वो स्तंभ सारे के सारे आपके हाथों से ध्वस्त हो चुके हैं। तो ये ध्वस्तीकरण सिर्फ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाकर नहीं हो रहा है, ये ध्वस्तीकरण इंस्टीट्यूशंस का भी हो रहा है, रादर हो चुका है। हो चुका। इन हालातों के अंदर जो छोटी मोटी सांस लेने की आजादी हमारे पास बची है, आप उन सांसों को भी गिरवी रख देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अब हम उस जुबान के अंदर बात करें जो आप हमें लिख कर देंगे कि ये डॉटेड लाइन से इस पर आप बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे तो ये देशद्रोह होगा, देश का अपमान होगा। राकेश जी, आपकी जी टिप्पणी, आपके ऑब्जर्वेशंस। जी, मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि राष्ट्रवाद मक्कारों की अंतिम शरण स्थली होता है। हम और आप सुनते रहे हैं इस कोटेशन को, इस उक्ति को। हमारे देश के वर्तमान समय में ये उक्ति 100% सही साबित हो रही है। जब भी किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगे, सरकार पर कोई आरोप लगे, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे या गौतम अडानी पर लगे, उसे देश पर हमला बताया जाने लगता है। राष्ट्रवाद के लबादे को ओढ़कर यह कहा जाने लगता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है। अडानी कहते हैं देश के नाम संबोधन में, और यहां तो पूरी की पूरी बात सरकार और नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री पर आरोप की है। तो स्वाभाविक है, राहुल गांधी अगर विदेश में कुछ कहेंगे तो सत्ता में बैठे लोग और उनका जो समर्थक तंत्र है, उनकी झूठ और नफरत की जो अक्षोहिणी सेना है, ट्रोल आर्मी है, वो इसी तरह से रिएक्ट करेगी जैसे अभी कर रही है। लेकिन विडंबना यह है कि ये सियापा वे लोग कर रहे हैं जो इससे पहले भारत की सीमा से बाहर जाकर देश के बारे में न जाने क्या क्या कहते रहे। हमारे देसी मुहावरे में अगर हम कहें कि सूप बोले तो बोले, छलनिया भी बोल रही है जिसमें 72 छेद हैं। तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग ये भूल जाते हैं कि सियोल में, दक्षिण कोरिया में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दफे कहा था कि लोग सोचते थे कुछ समय पहले तक भारत में जन्म लेना, न जाने कौन से हमने पाप किए थे कि भारत में जन्म लेना पड़ा। ये इससे ज्यादा अपने देश, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि का अपमान देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, देश का मुखिया नहीं कर सकता, जैसा अपमान नरेंद्र मोदी ने सियोल में किया था। मैंने तब भी लिखा था और अपने चैनल पर बोला भी था कि कम से कम मुझे भारत में जन्म लेने पर 2014 से पहले भी कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी। मुझे मई 2014 से पहले भी गर्व था भारत में जन्म लेने पर, और आज भी है। हाँ, आज मैं शर्मिंदा इस बात को लेकर जरूर हूं कि हमारे लोकतांत्रिक तौर तरीकों ने जिस व्यक्ति को देश का मुखिया चुना है, उसकी बोली बानी, उसकी कथनी करनी जरूर ऐसी है कि जिस पर हमें शर्म आने लगी है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो नोटबंदी के बाद जापान में एक सभा में, जिसमें भारतवंशी और वहां के भी लोग थे, भारत के प्रवासी लोग भी थे वहां, उसमें वे कह रहे थे कि घर में बिटिया की शादी है, पैसे नहीं है। दिनेश सर, आपको ये अंगूठे में घुमाकर इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपको वो परिदृश्य याद आ जाए। देश का प्रधानमंत्री एक विदूषक की तरह विदेशी धरती पर अपने पूरे देश को, देश के नागरिकों को, हर गरीब अमीर को चोर बताने की कोशिश करे। देश का प्रधानमंत्री के इस वाक्य का आशय क्या था? घर में शादी है, पैसे नहीं है। यानी नोटबंदी के बाद इस भारत भूमि पर जितने लोग थे जिसके घर में शादी थी, वो चोर था, वो नकली नोटों का कारोबारी था, वो ब्लैक मार्केटियर था, वो क्या था? वो काले धन को रखने वाला था कि जिसके घर में बेटी की शादी या बेटे की शादी और पैसे नहीं है। इससे ज्यादा अपमान विश्व इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने
अपने देश के नागरिकों, जिनका कि वो अभिभावक है, गार्डियन है, इससे पहले कभी नहीं किया था। तीसरा उदाहरण, दुनिया के इतिहास में, दुनिया के सभ्य समाज और लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ कि एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के चुनाव प्रचार में, राष्ट्रपति के चुनाव में एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहा था। दिनेश जी, अब की बार ट्रंप सरकार, इससे ज्यादा अपमान भारत देश का कभी नहीं हो सकता कि आप दूसरे देश की चुनावी प्रक्रिया में एक प्रत्याशी के हक में वोट मांगने लगे। देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, मैं साफ कहना चाहता हूं, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ सर्वोच्च पदाधिकारी और एक पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी में बहुत अंतर है। इसके बावजूद जो राहुल गांधी ने कहा है, जैसा कि अभी मंजर साहब ने कहा कि वो सही या गलत है, इसकी पहले मीमांसा होनी चाहिए। तो राहुल गांधी के कहे में जो सही गलत है, उसे जानने के क्या पैमाने हो सकते हैं? उसके पैमाने हो सकते हैं कि जो मानव विकास के सूचकांक हैं, जो इंडेक्स हैं, जितने तरह के जो दुनिया में माने जाते हैं, जिन्हें दुनिया मानती है, हम उसमें कहां पहुंच गए इन 8 सालों में, 9 सालों में। जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी की बात उन्होंने कही, तानाशाही की बात कही, हम दुनिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस में उस इंडेक्स में हम 42वें नंबर पर पहुंच गए हैं, या शायद 50वें नंबर पर पहुंचने वाले 180 देशों की सूची में। हम एक भी ऐसा पैमाना नहीं है मानव विकास का, एक भी ऐसा सूचकांक नहीं है जिस पर हमने तरक्की की हो। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है? संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो सरकार सलूक कर रही है, सरकार जो सलूक कर रही है, क्या वो राहुल गांधी के आरोप को सही साबित नहीं करता? जो सबसे बड़ी इकाइयां हैं, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, सतर्कता आयोग, इनकी भूमिका क्या रह गई है? और देश की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसियों की भूमिका क्या रह गई है? वे सत्ता में बैठी पार्टी के आनुषंगिक संगठन या गठबंधन दल की भूमिका में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाकायदा, ये इससे पहले कब हुआ था? केंद्र में बैठे हुए मंत्री सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हैं, उसकी अपनी परिधि में रहिए, अपनी हद में रहिए, नहीं तो दुरुस्त कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग नख दंत विहीन हो चुका है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, धृतराष्ट्र बना हुआ। वो ये नहीं देखता कि मतदान के दिन देश का प्रधानमंत्री मतदान करने के बाद 100 मीटर की दूरी पर रोड शो कर रहा है। निर्वाचन आयोग ये नहीं देखता कि ईवीएम का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। निर्वाचन आयोग ये नहीं देखता कि अभी उत्तर पूर्व में जो चुनाव हुए, मैं एक बहुत बारीक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरी जानकारी में है, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का निर्वाचन आयोग जो पर्यवेक्षक नियुक्त करता है, जो दूसरे राज्यों के आईएएस ऑफिसर्स जाते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है ऐसे पर्वतीय प्रदेशों में एक एक ऑब्जर्वर के जिम्मे 5-5, 4-4 विधानसभाएं दे दी गई। इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक ऑब्जर्वर का, एक चीज और जोड़ दूं, त्रिपुरा के चुनाव के अंदर असम पुलिस और गुजरात पुलिस तैनात की गई। बिल्कुल सर। तो ये सब सोची समझी गई रणनीति के तहत होता है। तो अगर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, तो गलत क्या कह रहे हैं? सत्ता और उसके संगठन को, उसके आनुषंगिक संगठनों को, उसकी ट्रोल आर्मी को, उसके व्हाट्सएप समूहों को, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय को इसका तथ्यपूर्ण जवाब देना चाहिए कि हम 9 साल से जब से सत्ता में है, अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस फ्रीडम में हम पहले 142वें नंबर पे थे, अब हम 121वें नंबर पर आ गए। पर ऐसा तो नहीं हुआ। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुकदमा दर्ज कराने की बात आपने मंजर साहब से कही थी, मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर सचमुच इस देश में कानून का राज हो, कानून अपना काम करे, तो इस तरह का मुकदमा सबसे पहले 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली के निवासी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ दर्ज होगा। अगर देश का अपमान करने का मुकदमा दर्ज कराया जाना है, तो सबसे पहले चाणक्यपुरी थाने में पहला मुकदमा 7 लोक कल्याण मार्ग के निवासी पर दर्ज होगा कि उसने इस देश के साथ, इस देश के सम्मान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया है, देश का अपमान किया है। उसके सारे प्रामाणिक तथ्य सबूत मौजूद हैं। जी दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा।